हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केयर फार्मा दिल से। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है आपके एग्जाम। आप लोग के एग्जाम आने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर बी फार्मा की। एग्जाम आ रहे हैं और अपने सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से मैंने आज अपना एक सब्जेक्ट लिया है, वो है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इसमें मैं यूनिट वाइज हर एक यूनिट के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आज मैं यूनिट 5 उठाया हूं। यूनिट 5 क्या है? मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑफ प्लांट कंस्ट्रक्शन। यानी कि इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, उसके क्या काम है, ये सब इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो उनमें से एक क्वेश्चन है, डिस्कस द मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। यानी हमको जो फार्मास्यूटिकल प्लांट बनाते हैं, यानी एक मान के फैक्ट्री बना रहे हैं दवाई की, तो उसमें जो जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं या जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए। दूसरा, गिव द फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरिंग मटेरियल सिलेक्टेड फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। तो जो भी हम मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीज पे हमको ध्यान रखना है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो दो टाइप के मटेरियल हम यूज करते हैं, एक मेटल और दूसरा है नॉन मेटल। तो देखिए, मेटल में क्या आते हैं? फेरस और नॉन फेरस। फेरस का मतलब होता है जिसमें आयरन है, नॉन फेरस मतलब जो बिना आयरन का है। तो फेरस में कौन कौन सा आ जाता है? कास्ट आयरन, स्टेनलेस कार्बन और स्टेनलेस स्टील, ये सब आ जाते हैं फेरस मेटल्स में। नॉन फेरस में क्या क्या ज्यादातर यूज करते हैं? लेड और एल्यूमिनियम। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल में क्या यूज हो रहा है? इनऑर्गेनिक नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में ग्लास, ऑर्गेनिक में आ गया आपका रबर एंड प्लास्टिक। तो वन बाय वन जो भी इनमें से इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। तो फेरस मटेरियल मेटल्स में सबसे पहला क्या है आपका? कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन में हम देखते हैं क्या है। कास्ट आयरन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन विथ कार्बन। आयरन और कार्बन का कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? कास्ट आयरन। तो इसमें जो कार्बन कितना होता है? 2% से ज्यादा, लिखा है यहां पर ग्रेटर देन 2%। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज चीप, यानी ये बहुत चीप मतलब लेस एक्सपेंसिव है, सस्ता है एंड इजिली अवेलेबल, जो आसानी से मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है, उसको हम कह रहे हैं यहाँ पर इजिली अवेलेबल। थर्ड, इट इज रेजिस्टेंट टू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड डाइल्यूट एल्केलीज। आप देखेंगे ड्रग इंडस्ट्री में बहुत सारा, ऑब्वियस बात है, केमिकल तो यूज होगा, केमिकल्स कंटेनर्स होंगे। तो हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मेटल्स है ना, वो कोई एसिड या एल्कली से रिएक्ट होके वो खराब हो जाता है। बट जो कास्ट आयरन है ना, उस पे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एल्कलीज का कोई असर नहीं होता, वो स्टेबल रहता है। अगला क्या बोल रहा है? इट हैज लो थर्मल कंडक्टिविटी। लो थर्मल कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? कि वो जल्दी से गर्म नहीं होता है। एक कास्ट आयरन है जिसको बोल रहे हैं हम ग्रे कास्ट आयरन, जिसके अंदर कार्बन है, सिलिकॉन है, मैग्नीज है और सेलेनियम। तो आइए देखते हैं इसका यूजेस। इसका यूजेस है स्टीम पैन बनाने में। स्टीम पैन बनाने में क्यों? इसका एक कारण हो सकता है क्योंकि लो थर्मल कंडक्टिविटी है, यानी जल्दी गर्म नहीं होगा, इसीलिए इसको हम स्टीम पैन्स में यूज कर रहे हैं। यूज्ड एज लाइनिंग मटेरियल विद प्लास्टिक। लाइनिंग मटेरियल क्यों यूज कर रहे हैं? लाइनिंग मटेरियल मतलब किसी का भी सरफेस को कवर करना, यानी लाइन करना। क्यों लाइनिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये कई प्रकार के केमिकल से रेजिस्टेंस है। जैसे यहाँ इस पॉइंट को देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड से रेजिस्टेंट है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का असर नहीं होता, नाइट्रिक एसिड से नहीं होता, डाइल्यूट एल्केलीज से नहीं होता। अब हम देखते हैं अगला, कार्बन स्टील। कार्बन स्टील में देखते हैं, इट इज एन आयरन एलॉय। ये कार्बन स्टील क्या है? आयरन एलॉय है, जिसमें कार्बन का कंटेंट क्या है? बहुत कम है। इट इज मोस्ट वर्सेटाइल मेटल। ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मतलब हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, कि कहाँ? इंडस्ट्री में। इट इज इजिली वेल्डेबल। इजिली वेल्डेबल का मतलब होता है आसानी से इसकी वेल्डिंग किया जा सकता है। इसके यूजेस पाइप्स बनाने में और प्लेट्स बनाने में इंडस्ट्री में काम आता है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, जो भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है इंडस्ट्री में, उसके लिए काम आता है।
थर्ड, इट इज यूज एज फैब्रिकेटिंग मटेरियल फॉर लार्ज स्टोरेज टैंक्स। जो भी वाटर टैंक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का टैंक हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का टैंक हो गया, उसको फैब्रिकेट करने का किसके यूज करते हैं? कार्बन स्टील का। अब बात करते हैं हम स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो स्टेनलेस स्टील जो है वो एग्जाम में कई बार इंडिविजुअल भी पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स वगैरह में। इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन। स्टेनलेस स्टील क्या है? आयरन का एलॉय है। कंपोजिशन क्या है? क्रोमियम है इसमें 12 to 30%, निकल भी प्रेजेंट है 0 to 2%, लो परसेंट है कार्बन का, कॉपर का, मोलिबेडनम का, सेलेनियम का, टेंटेलम का और टाइटेनियम का स्टेनलेस स्टील में। इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज किया जाता है क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट है, ये गर्म नहीं होता, कोरोजन इसमें नहीं होता, रेजिस्टेंट, इजिली फैब्रिकेटेड, और ये आसानी से फैब्रिकेट हो जाता है, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो इसकी स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई है। तो अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील आर अवेलेबल। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के स्टेनलेस स्टील हमारे पास अवेलेबल है, जैसा कि है मार्टेंस्टिक, जिसको टाइप 410 भी बोला जाता है। तो ये मार्टेंस्टिक जो स्टेनलेस स्टील है, देखते हैं इसका कंपोजिशन क्या क्या है। क्रोमियम 12 to 20% है, कार्बन 0.2 to 0.4% है, निकेल 2% है। अब देखते हैं इट इज माइल्ड रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड ऑर्गेनिक एक्सपोजर। जो भी कोरोजन है और ऑर्गेनिक जो भी केमिकल के ये संपर्क में आता है तो वो रेजिस्ट कर लेता है, यानी उससे उसको उतना ज्यादा प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। इट इज यूज टू प्रिपेयर सिंक। जो भी सिंक बनाने का काम होता है, बेंच बनाने का काम होता है, टॉप्स बनाने का काम होता है, यानी छत, स्टोरेज टैंक्स हो गया, मिक्सिंग एलिमेंट्स में ये इसका स्टेनलेस स्टील का ये जो पार्ट है, क्या नाम है, मैटेंस्टिक, ये काम आता है। दूसरा है स्टेनलेस स्टील का टाइप है वो है अल्फा फेरिटिक, जिसको टाइप 430 भी बोलते हैं। इट कंटेन्स 15 to 30% क्रोमियम। इसमें 15 से 30% क्या होता है? क्रोमियम होता है, एंड 0.1% कार्बन होता है। ये भी कोरोजन से रेजिस्टेंट होता है। कोरोजन ही नहीं, ये ऑक्सीडेशन, टेम्परेचर राइज से भी ये क्या होता है? रेजिस्टेंट होता है। इट इज यूज्ड इन हीट एक्सचेंजर्स। ये हीट एक्सचेंजर्स में काम आता है, कंडेंसर्स में काम आते हैं, फर्नेंस के पार्ट में। फर्नेंस मतलब जहां पर रिएक्शन, ब्लास्ट फर्नेंस आपने पढ़ा होगा, जहां बहुत हाई टेम्परेचर्स होते हैं, वहां पे इस स्टेनलेस स्टील का काम आता है। फिर बात करते हैं हम ऑस्टेंटिक। ये भी क्या स्टेनलेस स्टील का तीसरा पार्ट है। इसमें है इट कंटेन्स 13 to 20% क्रोमियम, कार्बन 0.1 से 0.25 के बीच में होता है। ये भी कोरोजन के रेजिस्टेंट है, और ये यूज होता है फर्मेंटर्स में, एवापोरेटर्स में, स्टोरेज वेसल्स में। ये बात कर ली हमने फेरस मेटल्स के लिए। अब बात करते हैं नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस में क्या क्या होगा? एल्यूमिनियम और लेड। एल्यूमिनियम, ज्यादातर एल्यूमिनियम यूज करते हैं, इसके कारण क्या है? क्योंकि इजिली अवेलेबल है, इसकी मेंटेनेंस और क्लीनिंग इजी होता है, ये चीप है, लेस एक्सपेंसिव है, सस्ता है और हल्का होता है, जिसको यहाँ पे लाइट एंड वेट लिखा है, और इसमें जंग भी नहीं लगता है। इसी वजह से एल्यूमिनियम को ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसके यूजेस क्या है? कंटेनर बनाने में, रेल टैंकर्स बनाने में, इस सब में इसका यूज होता है। दूसरा है लेड। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लेड इज यूज्ड इन लेस परसेंटेज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लेड थोड़ी मात्रा में ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये टॉक्सिक नेचर का है। अगर इस जरूरत से ज्यादा इसका यूज कर दोगे तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। इसमें सिल्वर और कॉपर का ऐड किया जाता है, किसमें? लेड में, ताकि इस पे जंग ना लगे, कोरोजन ना हो। इसके यूजेस क्या है? लेड पाइप्स बनाने में, जिसमें ये ऐसा पाइप बनाने का काम करता है जिसमें से सल्फ्यूरिक एसिड को हम फ्लो कराएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स में आ जाते हैं ग्लास। ग्लास क्या होता है? सैंड से बना हुआ होता है, सोडा ऐश, लाइमस्टोन एंड क्यूलेट से। इन सबको जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है? ग्लास। तो देखो, अब हम जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन कौन से ग्लास यूज करते हैं वो हम स्टडी करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्लास यूज्ड इन फार्मा इंडस्ट्री। फर्स्ट है टाइप 1,
टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ये 4 टाइप्स के ग्लास अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। टाइप 1 ग्लास क्या होता है, ये एल्कली से रेजिस्टेंट होता है, इस पे एल्कली का कोई असर नहीं होता। टाइप 2 ग्लास क्या होता है, बफर्ड सोल्यूशन को रखने का काम आता है। टाइप 3 ग्लास ड्राई पाउडर्स को रखने का काम आता है। टाइप 4 ग्लास पेरेंट्रल जो भी इंजेक्शंस वगैरह है उन सबको रखने का काम आता है। सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, टैबलेट्स, ओरल सॉल्यूशंस को रखने के काम आते हैं। अब देखिए हम ग्लास को यूज करते हैं, उससे क्या एडवांटेज है, अच्छा दिखता है, ऑब्वियस बात है, घर में भी कोई आता है उसको कांच की ग्लास में पानी देते हैं, तो क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव लुक आता है। तो ये लिखा है अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, ग्लास यूज करने से अपीयरेंस इंप्रूव होता है। दूसरा, अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ साइज, अलग अलग साइज, अलग अलग शेप और अलग अलग कलर्स में मिलता है। इनर्ट का मतलब जो रिएक्ट नहीं करता, किसी भी केमिकल से ग्लास रिएक्ट नहीं करता, आसानी से कोई भी केमिकल हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। फोर्थ, चीप, सस्ता रहता है। फोर्थ, एम्बर कलर्ड ग्लास, जो एम्बर से जो पेंट किए रहते हैं, जो लाइट से बचाता है, केमिकल्स को बोलते हैं ना जिसको स्टोर इन डार्क, तो वैसे जो भी स्टोर्ड इन ग्लास या अवे फ्रॉम द सनलाइट, यानी धूप से उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम एम्बर का उसमें कोटिंग कर देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, फ्रेगाइल इन नेचर, यानी आसानी से टूट जाता है, डैमेज हो जाता है थर्मल शॉक से। अब बात करते हैं रबड़ की। तो रबर में क्या है, इट इज यूज लाइनिंग मटेरियल, लाइन करने के लिए जो कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, रबर। जैसे पहला रबर का पार्ट है लेटेक्स। लेटेक्स क्या है, इकोनॉमिकल, यानी इकोनॉमिकल मतलब आसानी से यूज किया जा सकता है, सस्ता पड़ता है। गुड एब्रेशन रेजिस्टेंस, मतलब जो वियर एंड टियर, यानी टूटना काटने के डर से दूर रहता है रबड़, क्योंकि इलास्टिसिटी होती है उसमें। इट इज गुड फॉर कास्टिंग वैक्स एंड जिप्सम, इसमें वैक्स और जिप्सम को रखा जा सकता है। दूसरा है पॉलीसल्फाइड रबर, इसका एडवांटेज क्या है, सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है और लंबे समय तक चलता है। डिसएडवांटेज क्या है, इसका स्मेल बेकार रहता है। फिर आता है सिलिकॉन रबर, इसका एडवांटेज क्या है, हीट रेजिस्टेंस है। डिसएडवांटेज क्या है, इसका हाई कॉस्ट है। फोर्थ क्या है, पॉलीयूरेथेन रबर, ये लेस एक्सपेंसिव है, सस्ता, इसे आसानी से यूज किया जा सकता है। अब हमारा क्वेश्चन का अगला पार्ट का हम आंसर करने वाले हैं, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरिंग मटेरियल सेलेक्टेड फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, कि हम जो भी मटेरियल हम सेलेक्ट करने वाले हैं प्लांट बनाने के लिए, तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखना है। पहला है केमिकल फैक्टर, दूसरा है फिजिकल फैक्टर। तो केमिकल फैक्टर में भी दो यहाँ मेन मैंने बताए हैं। पहला है कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कहीं कंटामिनेशन ना हो जाए उस मटेरियल से जो हम यूज कर रहे हैं। दूसरा, कोरोजन ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, और जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट की वजह से वो खराब ना हो जाए। तो इस दो बात को हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल फैक्टर्स को। केमिकल फैक्टर में द कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैन कंटामिनेट द प्रोडक्ट, जो भी हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, चाहे कोई मेटल हो चाहे कोई नॉन मेटल हो, जो भी हम यूज किए हैं, कहीं वो प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको कंटामिनेट ना कर दे, दूषित ना कर दे। और द प्रोडक्ट कैन डिस्ट्रॉय द कंस्ट्रक्शन, कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट जो है ना कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल हम यूज किए उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सबसे पहला देखते हैं प्रोडक्ट कंटामिनेशन। आयरन कंटामिनेशन कैन चेंज द कलर ऑफ द प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट में आयरन मेटल चला जाए तो क्या हो जाएगा, कंटामिनेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाता है। लीचिंग ऑफ ग्लास कैन मेक द एक्वस प्रोडक्ट एल्कलीन, अगर ग्लास करोड हो जाए, थोड़ा खराब हो जाए, तो एल्कली जो भी प्रोडक्ट है उसको क्या कर देगा, वो एल्कलाइन बना देगा। अगर कई बार क्या होता है, पेनिसिलिन हम इंडस्ट्री में बनाए हैं, तो अगर उसमें लेड आ जाए तो वो इनएक्टिवेट कर देगा किसको, पेनिसिलिन को। दूसरा हम बात करते हैं कोरोजन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, द प्रोडक्ट कैन बी करोसिव इन नेचर, प्रोडक्ट भी कोरोसिव हो सकता है, मतलब वो मटेरियल चाहे वो मेटल हो नॉन मेटल को खराब कर सकता है। दे कैन रिएक्ट विथ मटेरियल एंड कैन डिस्ट्रॉय इट, जो भी मटेरियल हम यूज किए, जैसे मान के चलो हमने ये प्लास्टिक का डब्बा है, इसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट डाला और वो प्रोडक्ट इस प्लास्टिक के डब्बे के साथ रिएक्ट कर जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि मटेरियल जो भी प्रोडक्ट इसमें डाला गया वो मटेरियल के साथ करोट कर गया और रिएक्ट कर गया। तो इन दो बात को हमें ध्यान रखना है कि जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट को ना नुकसान पहुंचाए, और जो भी हम और ना ही प्रोडक्ट मटेरियल को नुकसान पहुंचाए। अब बात करते हैं कुछ फिजिकल फैक्टर्स की। फिजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं स्ट्रेंथ, मास, थर्मल कंडक्टिविटी।
तो स्ट्रेंथ में हमको ये ध्यान रखना है कि जितना भी प्रेशर आ जाए, उस प्रेशर झेलने वाला जो भी मटेरियल हो वो एक हद तक प्रेशर झेल सके। ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा प्रेशर आए वो मटेरियल टूट जाए। दूसरा, मास। हमको याद, मास जितना ज़्यादा कोई चीज़ हल्का होगा उतना ज़्यादा उसको एक जगह से दूसरी जगह तक हम ले जा सकते हैं। लिखा है यहाँ पे, फॉर ट्रांसपोर्टेशन लाइट वेट पैकेजिंग मटेरियल आर यूज्ड। ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाइट वेट, हल्का वजन वाला पैकेज मटेरियल ही यूज करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम एंड पेपर, और पैकेजिंग मटेरियल ही यूज किया जाता है पैक करने के लिए। तीसरा है थर्मल कंडक्टिविटी। इन इवापोरेटर्स, ड्रायर्स एंड हीट एक्सचेंजर, जो इवापोरेटर हो गया या ड्रायर हो गया, हीट एक्सचेंजर हो गया, उसमें मटेरियल गुड थर्मल कंडक्टिविटी का ही यूज करेंगे। जो एक हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके उसी को ही यूज करना है। अगर लो थर्मल कंडक्टिविटी का यूज करेंगे तो इवापोरेटर में हीट ही नहीं जनरेट होगा। दूसरा है आपका क्लीनिंग। स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस फैसिलिट ईज इन क्लीनिंग। जो भी स्मूथ या पॉलिश सरफेस होगा वो ऑब्वियस आसानी से क्लीन हो जाएगा। और स्टेरिलाइजेशन, जितने भी इक्विपमेंट हो सब स्टेरिलाइज होना चाहिए, फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। कौन सा है अपना ये क्वेश्चन? डिस्कस द मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, गिव द फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरिंग मटेरियल सेलेक्टेड फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। तो इस वीडियो में हमने आज यूनिट 5 का एक क्वेश्चन कंप्लीट किया। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट के दूसरा क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।